हेलो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में अगेन मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। जी मेन 2020 का जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो इस एपिसोड नंबर 3 में मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑलरेडी 2 एपिसोड जी मेन 2020 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जा चुका है, ये है आपका तीसरा एपिसोड। तो आइए देखते हैं इस एपिसोड का पहला प्रॉब्लम। A capacitor C is fully charged with voltage V naught. After disconnecting the voltage source, it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C by 2। तो कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जो चार्ज किया गया, जिसका कैपेसिटेंस है C, इसे चार्ज किया गया बाय पोटेंशियल ऑफ V नोट। तो चार्ज होने के बाद इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और इसे एक दूसरे कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जिसका कैपेसिटेंस है C by 2। The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitors is। तो इस प्रोसेस में बैटरी हटा के फिर दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस जोड़ने के इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस हुआ ये आपको फाइंड करना है। तो इनिशियली इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो हाफ C V नोट स्क्वायर। ठीक है, इस सिस्टम पे चार्ज कितना है, तो C V नोट। और बैटरी हटा के दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस जब कनेक्ट कर दिया हमने, तो क्या इसके चार्ज बदल जाएंगे, तो चार्ज डेफिनेटली चेंज नहीं होगा, चार्ज उतना ही रहेगा। तो चार्ज इज स्टिल C V नोट। लेकिन इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C प्लस C by 2 मतलब 3C by 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो चार्ज सेम रहेगा बट कैपेसिटेंस अब 3C by 2 हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड अब कितना होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अब हम लोग लगाएंगे Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, क्योंकि Q पता है, C इक्विवेलेंट पता है, सो Q स्क्वायर बाय 2C। तो Q स्क्वायर C स्क्वायर V नोट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 3C by 2। तो ये 2 कैंसिल, सो ये हो जाएगा आपका 1/3 C V नोट स्क्वायर। तो इनिशियली एनर्जी स्टोर था हाफ C V नोट स्क्वायर, नाउ इट इज 1/3 C V नोट स्क्वायर। तो सो लॉस कितना होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ C V नोट स्क्वायर माइनस 1/3 C V नोट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 C V नोट स्क्वायर। ऑलराइट, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 C V नोट स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम पिछले एपिसोड में भी था, वो भी 2020 के किसी शिफ्ट में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid sphere of radius r carries a charge Q plus Q distributed uniformly over its volume। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, उस पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। A very small point like piece of it of mass m gets detached from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity। तो उस स्फीयर से कह रहा है कि यहां से एक छोटा सा पीस जो है डिटैच हो गया, टूट गया और फिर वो गिरने लगा वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। तो दिस पीस कैरी चार्ज स्मॉल q। तो इस स्मॉल पीस का चार्ज है स्मॉल q, तो बचा हुआ चार्ज जो कैपिटल Q है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, तो अब आपको बताना है इफ इट एक्वायर्स स्पीड v व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू ए वर्टिकल हाइट y देन एज्यूम द रिमेनिंग पोर्शन टू बी स्फेरिकल। तो अगर ये गिर गई कितने डिस्टेंस y, तो उसका स्पीड यहां पे हो जाता है v, y डिस्टेंस फॉल करने के बाद। तो इसी स्पीड v को फाइंड करना, v स्क्वायर को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो हमारा ये बॉल प्लस ये स्फेरिकल बॉल और ये पार्टिकल अर्थ, इस सिस्टम के लिए सारे फोर्सेस जो है इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर है, सो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स 0। सी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म आएगा, एक चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट में थी, सो 0। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो Q डेल्टा V, ये जो स्मॉल q चार्ज है वो यहां से यहां तक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है। सो Q टाइम्स फाइनल पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, किसकी वजह से? इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से। तो उसका चार्ज है Q, कैपिटल Q, ये पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी ये डिस्टेंस R प्लस वाई, तो KQ डिवाइडेड बाय R प्लस वाई फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियली पार्टिकल जब यहाँ पे जस्ट इससे टूट के अलग हुई, तो उस समय इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R है, सो माइनस KQ डिवाइडेड बाय R। तो ये हुआ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पार्टिकल जिसकी मास है m, y हाइट से फॉल की, तो चेंज होगा नेगेटिव माइनस mg y इक्वल्स 0। ठीक है, बस इसी को सिंप्लीफाई करके v स्क्वायर फाइंड करना है, तो लेट्स डू इट। सो हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स, ये वाला टर्म राइट साइड तो प्लस mgy, इसको भी राइट साइड लाएंगे तो प्लस KQQ, और ये वाला टर्म प्लस और ये माइनस हो जाएगा, सो 1 बाय R और माइनस 1 बाय R प्लस वाई। ऑलराइट, ध्यान दे, ये लेफ्ट साइड ही रहा, ये राइट साइड गया तो प्लस, ये राइट साइड जाएगा तो इसका वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा। दैट्स फाइन। सो वी स्क्वायर इक्वल्स, तो 2 बाय m से mm तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2zy प्लस 2KQQ डिवाइडेड बाय m, ये एलसीएम ले लेंगे, r इंटू आर प्लस वाई, तो r प्लस वाई माइनस r, तो r गेट्स कैंसिल, तो सो v स्क्वायर इक्वल्स 2zy प्लस ट्वाइस KQQY डिवाइडेड बाय mr इंटू r प्लस y। तो इसमें आप 2y कॉमन ले सकते हो, सो z प्लस 2y कॉमन हो गया, तो QQ, ये k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr r प्लस y। देखते हैं किस ऑप्शन में, लेट्स सी, थोड़ा बड़ा कर लें, तो वी स्क्वायर इक्वल्स 2y कॉमन, z प्लस QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस y इनटू m, ये है आपका ऑप्शन सी में। सो यही हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, फाइन। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अप्लाई करना था, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, two capacitor capacitances C and 2C are charged to potential differences V and 2V respectively। तो दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C, दूसरे का 2C, चार्ज किया गया बाय पोटेंशियल V and 2V respectively। These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other। तो इसको इस तरह से कनेक्ट किया कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 कितना होगा? CV, दूसरे पे चार्ज कितना होगा? 2C इंटू 2V, तो 4 टाइम्स CV। अब इसका कनेक्शन देखें, अगर ये C है
तो इसका मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है, तो 2C का पॉजिटिव के साथ किसको कनेक्ट करना है, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ किसको कनेक्ट करना है, पॉजिटिव। तो इस तरह का कनेक्शन हमें करना है। इस पे ये चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 एंड प्लस Q2, ठीक है, इस तरह का कनेक्शन करना है। तो फिर से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इस तरह से, ताकि इसका टोटल एनर्जी टोटल पोटेंशियल या दोनों के अक्रॉस जो ये पोटेंशियल है सेम हो जाए, एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाए, ठीक है, जो भी ये पोटेंशियल हो जाए, सपोज V डैश, ये कॉमन पोटेंशियल पे आ जाए। ऑलराइट, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो प्लेट एक दूसरे से कनेक्ट किया गया उसका टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, ये रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। तो एक पर है प्लस Q2, दूसरे पर है माइनस Q1, तो टोटल चार्ज विल बी Q2 माइनस Q1। ऑलराइट, तो Q2 है 4CV और Q1 है माइनस CV, सो माइनस 4CV माइनस CV, दैट इज 3CV इसका टोटल चार्ज आया। और ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए कॉमन पोटेंशियल पे, दोनों कैपेसिटर जो है आ जाएंगे। तो फाइनली कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो फाइनली टोटल चार्ज हमें मिल गया, C इक्विवेलेंट हमें पता है 2C प्लस C इक्वल्स 3C, सो फाइनली एनर्जी स्टोर्ड इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C इक्विवेलेंट, तो Q स्क्वायर 9C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3CV, C इक्विवेलेंट इज C एक्चुअली, तो 3C, ऑलराइट 3C, तो इसको सॉल्व कर लें, कितना आएगा, 3 से कैंसिल, 3 3 9, तो 3/2CV स्क्वायर। ऑलराइट, सो फाइनली एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, 3/2CV स्क्वायर। तो सिंपल है, आपको टोटल चार्ज जो जिस तरह का कनेक्शन किया गया जिस दो प्लेट्स को, तो उसका टोटल चार्ज निकाल लीजिए, यही चार्ज Q2 माइनस Q1 रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कॉमन पोटेंशियल पे आएगी, दोनों पैरेलल में है, तो सो कैपेसिटेंस टोटल 2C प्लस C 3C हो जाएगी, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाय 2C, ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज करोगे, सो 3/2CV स्क्वायर। नेक्स्ट, 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius r with constant angular separation between successive charges। तो 10 चार्जेस को एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रखा, दो लगातार के बीच का जो एंगल है वो सेम है, मतलब इक्वल एंगल पे चार्ज को सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Alternate charges 1 3 5 7 and 9 have charges plus Q and each while 2 4 6 8 10 have charges minus Q, मतलब alternately charge plus Q minus Q plus Q minus Q ये रखा गया है at equal angle। Alright, the potential V and the electric field E at the center of the circle are respectively। तो सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करता है, ये है सर्कल, इस पे हम लोग इक्वल एंगल पर 10 चार्जेस को रखते हैं। तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस है, सपोज यहां प्लस Q तो ये माइनस Q, देन प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस Q। तो 10 चार्जेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, तो 10 चार्जेस है, इक्वल एंगल पर रखा गया। तो सेंटर पे आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा। तो पोटेंशियल आप बता सकते हो डेफिनेटली ये 0 होगी। व्हाई? क्योंकि जितना पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर पे होगा। ऑलराइट, सेम चार्जेस, अमाउंट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, रेडियस के बराबर है। तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लस Q की वजह से होगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल इस माइनस Q की वजह से होगा, और ये पेयर वाइज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। सो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। ऑलराइट,
अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन बाय वन देखते हैं। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अभी, और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो माइनस क्यू चार्ज है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, दूसरा पेयर लेते हैं। जैसे ये माइनस क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ, और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट प्लस क्यू, तो ये भी उस अवे, तो उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगेन तीसरा पेयर लेते हैं, तो ये प्लस क्यू तो उससे अवे, और डायमेट्रिकली अपोजिट माइनस क्यू उसकी तरफ। नेक्स्ट पेयर, जैसे इस प्लस क्यू की वजह से तो इससे अवे, इस माइनस क्यू की वजह से इसके तरफ, और एक और पेयर बचा इस माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट प्लस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आप देख रहे हो कि पेयर वाइज अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप हो रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट वाला, और इस तरह से ये 5 कलर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाया गया है ये सब आपस में इक्वल एंगल पे है। ठीक है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, और उतना ही एंगल ये भी होना है, ये भी होना है, और ये भी होना है। ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड भी सेम होने हैं। तो सो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर किसी प्लेन में अगर है और सब आपस में इक्वल एंगल पर अगर कंसेक्यूटिवली अरेंज है इन स्पेस, तो फिर उनका रिजल्टेंट जो है 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी ये 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 360 को 5 से डिवाइड करेंगे, 72 डिग्री पर ये पांचों अरेंज्ड है। सबका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होना है, चाहे वो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो। तो मैग्नीट्यूड ये पांचों सेम है। ये एडअप के हो गए 2k क्यू बाय आर स्क्वायर, पिंक वाला भी एडअप हो गए 2k क्यू बाय आर स्क्वायर, येलो वाला भी 2k क्यू बाय आर स्क्वायर, ब्लू वाला भी 2k क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये रेड वाला भी 2k क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है, पांचों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सब आपस में इक्वल एंगल पे है, तो इसका मतलब इसका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पे कितनी होगी, 0 होगी। पोटेंशियल भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, V0 E0, बोथ आर 0। ऑलराइट, नेक्स्ट, a parallel plate capacitor has plate of length L, width W and separation of plate is D। तो प्लेट की लेंथ है L, width W और सेपरेशन है D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। It is connected to a battery of EMF V। तो सो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसकी जो ये लेंथ है वो है L, यहां से ये लेंथ है L। बोर्ड के इनसाइड ये जो विड्थ है वो है W, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D। इसे कनेक्ट किया गया एक बैटरी से जिसकी EMF है V। तो a dielectric slab of the same thickness D and of dielectric constant K equals 4 is being inserted between the plates of the capacitor। अब क्या किया गया कि इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इक्वल्स 4, और उसकी विड्थ भी उतनी ही है, थिकनेस उतनी ही है जितना कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है, मतलब स्मॉल d है। At what length of the slab inside plates will the energy stored in the capacitor be 2 times the initial energy stored। जब इसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक इधर से इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कितना लेंथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि उसमें स्टोर्ड एनर्जी, मतलब कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी इनिशियल एनर्जी का डबल हो जाए। तो अभी इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको C0 कहते हैं, तो हाफ C0 V स्क्वायर। अब जब इसमें डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे, इस कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस कर दे सपोज, तो डायलेक्ट्रिक हमारा ये है, तो यहां तक डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर आ चुका है। तो मान लेते हैं कितना लेंथ इसके अंदर आ चुका है x, और टोटल इसकी लेंथ कितनी है L। तो अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा
उसके अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी स्टोर्ड हम लोग मानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही सपोज बी है, तो एनर्जी स्टोर्ड इस समय कितना है इसमें, तो इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि दो कैपेसिटर है पैरेलल में, एक विथ डाइलेक्ट्रिक और दूसरा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विथ डाइलेक्ट्रिक पोर्शन जो है विदाउट डाइलेक्ट्रिक पोर्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो विद डाइलेक्ट्रिक पोर्शन इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई करना होगा फिर एरिया। तो इसकी एक्स लेंथ इनसाइड है, अब डेप्थ जो है या विड्थ जो है डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू एक्स तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। दूसरे जो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक पोर्शन है तो उसका एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स बाय डी। ठीक है, तो ये जो बची हुई लेंथ है ये है एल माइनस एक्स। फाइन, तो अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा। C इक्विवेलेंट में ये दोनों क्या होगा, ऐड अप हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट W बाय डी टाइम्स ऊपर वाले से आ जाएगा kx प्लस एल माइनस एक्स। तो k तो 4 दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट W बाय डी 4x plus L minus x. So this will be epsilon naught W by D times 3x plus L. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी स्टोर्ड है अब वो पहले से डबल है। तो एनर्जी स्टोर्ड U2 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ U1। U2 मीन्स हाफ C equivalent into V square, U1 means half C0 into V square। तो ये हाफ V square तो कैंसिल, तो इसका मतलब C equivalent 2C0 है, मतलब कैपेसिटेंस डबल हो गया। सिंपल है, पोटेंशियल सेम है और एनर्जी डबल होने का मतलब कैपेसिटेंस को क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ये हम लोग पहले लिखे होते तो बेहतर होता, ये पहले लिखते और C इक्विवेलेंट और ये इसका वैल्यू पुट कर देते और हमारा आंसर आ जाता है। तो C इक्विवेलेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट W बाय D टाइम्स 3x प्लस L इक्वल्स 2 टाइम्स तो एप्सिलॉन नॉट L W बाय D। तो एप्सिलॉन नॉट W बाय D कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस L इक्वल्स 2L। तो इसका मतलब 3x इक्वल्स L, so therefore x equals L by 3। तो इस प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, ये फाइंड कर लीजिए। उसके बाद तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है इक्विवेलेंट और उसको इनिशियल कैपेसिटेंस का डबल कर देना। सो हमारा आंसर होगा x इक्वल्स L by 3 जो कि दिया हुआ ऑप्शन ए में, x इक्वल्स L by 3। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। इस सर्किट में 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये आपको फाइंड करना है। तो सर्किट को बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना। तो मान लेते हैं ये जो O पॉइंट दिया गया ये जीरो पोटेंशियल पे है एक्चुअली, तो सो ये पॉइंट हो जाएगा 6 वोल्ट पे, ये पॉइंट भी हो जाएगा 6 वोल्ट पे क्योंकि ये बैटरी बीच में कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। इस पॉइंट का पोटेंशियल जंक्शन का मान लेते हैं कितना है, V है। ठीक है, या V डैश है, सॉरी V1 है। तो ये V1 फाइंड करते हैं, V1 फाइंड कर लेंगे तो हमें इसका टोटल वो मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइक्रोफैराड का, फिर उस पर चार्ज भी मिल जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि V1 कैसे फाइंड करना। तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का ये वाला प्लेट, इसका ऊपर प्लेट और इसका लेफ्ट वाला प्लेटफॉर्म है, ये इसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैराड के इधर प्लस चार्ज है और इस तरफ माइनस, इसके भी इधर प्लस है और इधर माइनस, और यहां पर भी इधर प्लस और इधर माइनस। तो इन सबको ऐड करके 0 कर देते हैं। तो 2 माइक्रोफैराड का चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स 6 माइनस V1। ठीक है, लेकिन माइनस लेना है, इस प्लेट नेगेटिव राइट वाले प्लेट का लेना है, सो माइनस। फिर 4 माइक्रोफैराड का ये वाला प्लेट का माइनस, तो माइनस 4 टाइम्स 6 माइनस V1
प्लस इसका पॉजिटिव चार्ज लेना है, तो प्लस 5 टाइम्स V1 इक्वल्स 0, टोटल चार्ज 0 हो जाना है। तो अब इसको सॉल्व अगर करें तो -12 -24 तो -36, 2V1 4V1 6V1 प्लस 5V1 11V1 इक्वल्स 0। सो V1 इक्वल्स 36/11 वोल्ट। तो V1 का पोटेंशियल मिल गया उस पॉइंट का, जंक्शन का V1। सो चार्ज ऑन 5 μF कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स V1, सो 5 इंटू 36/11 माइक्रोकूलम, सो 180/11 माइक्रोकूलम। तो 180 में 11 से डिवाइड करें तो 16.36 माइक्रोकूलम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 16.36 माइक्रोकूलम। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, charges Q1 and Q2 are at points A and B of a right angle triangle OAB। जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल OAB है, जिसके A कॉर्नर पे चार्ज है Q1, B कॉर्नर पे चार्ज है Q2। The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse। तो O पे जो कि राइट एंगल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसका वो हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है। देन Q1/Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। ऑलराइट, इसी डायग्राम में देखते हैं। इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये रिजल्टेंट जो है हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सपोज ये वाली एंगल बी जो है ये है थीटा, तो ये होगी 90 माइनस थीटा, तो ये वाली होगी थीटा। सो ये एंगल भी क्या हो जाएगी, थीटा। फाइन। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो रिजल्टेंट E1 से थीटा एंगल पे, तो सो tan थीटा क्या होना चाहिए, E2 डिवाइडेड बाय E1 होना चाहिए। और साथ ही साथ इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा का मतलब होना चाहिए x1 डिवाइडेड बाय x2। तो सो E2/E1 इक्वल्स x1/x2। तो E2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो KQ2 स्क्वायर बाय x2, और E1 क्या होगा, KQ1 स्क्वायर बाय x1, सॉरी KQ/R स्क्वायर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो ये हो जाएगा KQ/R स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर KQ1/x1 स्क्वायर इक्वल्स x1/x2। अब इसी को सिंप्लीफाई करके Q1/Q2 फाइंड कर सकते हैं। तो सो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर x1/x2। तो एक x1 और एक x2 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इक्वल्स x1 डिवाइडेड बाय x2। तो हमारा आंसर यही ऑप्शन ए होगा, x1 डिवाइडेड बाय x2। तो सो सिंपल है, ज्योमेट्री का यूज करें तो आपका काम हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, for the given input voltage waveform V in T, the output voltage waveform VOT across the capacitor is correctly depicted by। तो इस सर्किट में इनपुट वोल्टेज दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस बताना है। तो इनपुट हमारा इस दो पॉइंट के बीच दिया गया है, किस तरह का है, तो 0 से 5 माइक्रोसेकंड तक वोल्टेज 5 वोल्ट है, हायर वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट 5 माइक्रोसेकंड 0, देन अगेन 5 वोल्ट, देन 0। तो इस तरह से 5 माइक्रोसेकंड के इंटरवल पे ये स्टेप वाइज चेंज हो रहा है, 5 वोल्ट देन 0 देन 5 वोल्ट देन 0। ऑलराइट, तो जब पोटेंशियल यहां का 5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगी। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स CV
इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी, जिसमें ये जो आरसी है ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो टाइम कांस्टेंट टॉ का वैल्यू आरसी का वैल्यू कितना है, आर इज गिवन 1 किलो ओम एंड कैपेसिटेंस इज 10 नाइनो फैराड, 10 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। तो सो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड, तो सो 10 माइक्रो सेकेंड। टाइम कांस्टेंट है 10 माइक्रो सेकेंड, ऑल राइट। बट यहां जो चेंजेस हो रहा है पोटेंशियल का वो 5 माइक्रो सेकेंड में ही हो रहा है, इसके हाफ वैल्यू पे ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हाफ वैल्यू पे चेंज हो रहा है तो ये जो पहला 5 माइक्रो सेकेंड के इंटरवल में 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा इसको V मैक्स कर लीजिए, ठीक है। तो V इक्वल्स V मैक्स इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी होगा। तो सो V मैक्स इज 5, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि t जब 5 माइक्रो सेकेंड लेंगे तो ये 10 है, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये 2 वोल्ट आएगा, मतलब ये चार्ज होगा और इसका जो पोटेंशियल है 5 माइक्रो सेकेंड में बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। उसकी बात सडनली कह रहा है कि ये पोटेंशियल जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब सिंपली एक वायर से उसे कनेक्ट कर दिया गया है, देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो तब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स Q0 e टू दी पावर माइनस टी बाय आरसी। तो इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए t टेंड्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए, बट यहां पे क्या हो रहा है कि अगले 5 माइक्रो सेकेंड के बाद फिर वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो सो उसके बाद ये डिस्चार्ज तो होगी लेकिन फुल्ली डिस्चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है किस तरह का होना चाहिए, पहले 5 माइक्रो सेकेंड तक ये चार्जिंग का केस, उसके बाद नेक्स्ट 5 माइक्रो सेकेंड तक क्या होगा, डिस्चार्जिंग। लेकिन कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो कुछ हद तक डिस्चार्ज होगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 माइक्रो सेकेंड के लिए फिर क्या होगा, चार्जिंग होगी। उसके बाद फिर क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। तो ग्राफ इस तरह का होना चाहिए था, ठीक है। वी आउटपुट इस तरह का होना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ध्यान से देखें तो कोई भी ग्राफ इस तरह से मैच नहीं कर रहा, जैसे इसमें दिया गया उस तरह का, बट ये कंप्लीट डिस्चार्ज यहां पे कह रहा है कि जो कि ये पॉसिबल नहीं है। ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है कि 5 माइक्रो सेकेंड का कांस्टेंट वोल्टेज हो गया। इसमें भी ये डिस्चार्ज जो एक तो स्ट्रेट लाइन दिया और कंप्लीटली डिस्चार्ज की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राफ इसका यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था पहले डिस्चार्ज का और उसके बाद फिर चार्जिंग का होना चाहिए। तो ये एक्चुअली करेक्ट ग्राफ है, बट गिवन जो भी चॉइस है उसमें इसको आप टेक कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, consider force F on a charge Q due to uniformly charged spherical shell of radius r carrying charge Q distributed uniformly over it। तो एक स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसके रेडियस है कैपिटल R और उस पे टोटल चार्ज है Q, फाइन। तो इसके वजह से फोर्स F बताना है एक स्मॉल q पे। तो आपको बताना है which one of the following statement is true for F if Q is placed at a distance r from the center of the shell। अगर स्मॉल q के इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे रखा जाए तो r डिस्टेंस पे अंदर भी हो सकता है, r डिस्टेंस पे बाहर भी हो सकता है। ये दो पॉइंट है A और B। तो अगर ये स्मॉल q A पर है एट A तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो जब इनसाइड पॉइंट की बात करेगा तो ये फोर्स होगा 0। आउटसाइड पॉइंट पे जैसे कि बी पॉइंट है तब ये फोर्स क्या होगा, तो ये के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्फेरिकल सेल जो है बिहेव करता है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो सो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला होगा, लेकिन ये आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो देखिए कौन सा सही है, फॉर ऑल आर गलत है, आर लेस देन आर ये भी गलत है, इसको 0 होना चाहिए था।
1/4 पाई क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो ये सही है। ऑलराइट, तो हमारा आंसर है सी। फाइन। नेक्स्ट, two identical electric point dipoles have dipole moments p1 equals pi and p2 equals minus pi and are held on the x-axis at distance a from each other। तो दो डायपोल है, दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है p, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रखा गया है, x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे रखा गया है। तो सपोज ये है हमारा x एक्सिस, एक डायपोल यहां रखा, दूसरा यहां रखा, तो लेफ्ट वाले जो डायपोल है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट वाले डायपोल है नेगेटिव डायरेक्शन में। ये है P1 और ये है P2। फाइन। When released, they move along the x-axis with the direction of their dipole moments remaining unchanged। जब इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये चलना शुरू करता है एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से, विदाउट चेंजिंग देयर डायपोल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट्स। if the mass of each dipole is m, their speed when they are infinitely far apart। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास है, रिपल्सन इसमें होगा, तो ये दोनों डायपोल दूर जाना शुरू कर देंगे। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी तब बताना है इसके स्पीड क्या होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें लगाना पड़ेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स 0। तो ऐसा देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये P2 डायपोल P1 डायपोल के फील्ड में रखा, तो P1 डायपोल का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 हो जाएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 बाय आर क्यूब। तो डिस्टेंस है a, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है a, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 बाय आर क्यूब, 2P बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो 2P1 बाय a क्यूब। सो इसके फील्ड में P2 रखा है तो उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डॉट ई होता है। तो यहां पे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? तो माइनस P2 डॉट E1। तो ये होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइन इस सिस्टम का। तो इसको कैलकुलेट करें, माइनस P2 मीन्स माइनस Pi डॉट P1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P1 इज Pi डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो सो ये माइनस माइनस प्लस I डॉट I इज 1, तो सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब। फाइन। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। फाइनली जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग कह सकते हैं जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, जितना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का उतना ही फाइनली काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी P स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर। ये एक डायपोल का हुआ, क्योंकि दोनों डायपोल चल रही है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का स्पीड जो है सेम होगा, क्योंकि एक अगर इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, इनिशियली रेस्ट में थी, तो फाइनली भी दोनों का टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम 0 होगा। तो सो एक का mv दूसरे का भी mv बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो सो दोनों की स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट बट स्पीड सेम होगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसे हम लोग समझ सकते हैं। तो सो काइनेटिक एनर्जी में एक और टर्म आएगा दोनों का के करस्पॉन्डिंग, हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ mv स्क्वायर। तो इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग v फाइंड कर सकते हैं। तो सो ये हो जाएगा mv स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। सो v इक्वल्स p स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब, इसका स्क्वायर रूट, तो p बाय a बाहर, अंडर रूट 1 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ma।
और 4 भी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए। तो देख लेते हैं कौन सा है। P बाय ए P by A 1 by 2 pi epsilon naught ma, P by A 3 by 2, P by A 1 by pi, P by A 2 by pi epsilon naught ma। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। एक टर्म लगता है 2p छूट गया है, तो उसको सही कर ले हम लोग। यहाँ पे 2p1 by a क्यों है, तो ये यहाँ पे ये 2 छूट गया है, तो ये 2 होगा, तो सब जगह 2 का फैक्टर आ जाएगा। 2p स्क्वायर, जहां भी ये 2p स्क्वायर, सो ये 2p स्क्वायर, तो एक 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली में क्या हो जाएगा आंसर। सो p बाय a अंडर रूट 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए। ठीक है, p बाय a स्क्वायर रूट 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए। तो आंसर इज a, p बाय a स्क्वायर रूट 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए। तो ऑल राइट फ्रेंड्स, ये था हमारा जेईई मेन 2020 का आखिरी सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी सवाल। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने एक्चुअली 20 इयर्स का प्रॉब्लम और डिस्कस कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स थे जेईई मेन का। तो आगे आने वाले वीडियो में हम फिर नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, उसका भी 20 इयर्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।